एंड वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय अलाइन साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो फॉर दोज हु आर न्यू, जस्ट लेट मी गेट थ्रू यू थ्रू दिस कि हम यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच रखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका एक 10 क्वेश्चंस का सेट होता है और यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपेशन होगा वो आपका कमेंट सेक्शन के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जैसे ही स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आई मीन कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना होता है। फिर उसके बाद वापस आके आपको वीडियो को प्ले करके अपना आंसर चेक करना होता है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अपना स्कोर जो होता है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना होता है। सो आई विश यू आर अ वेरी गुड लक। देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में ना करना चाहें तो प्लीज़ अपनी कॉपी भी इस पर ज़रूर करिएगा एक बार। आपको एक टैली करने के लिए सही हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से जा रही है। और फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू सो मच गाइज। एंड ट्राई करिएगा कि अपने जो फाइनल स्कोर हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में आप डालें। देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सही हो चाहे गलत हो वो अलग बात है, बट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मस्ट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Which among of the following do not comes under the compulsory provisions of 73rd Amendment Act 1992? आपको बताना है कि कौन सा कंपलसरी प्रोविजंस में नहीं आता है। पहला है डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत। दूसरा है 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस टू द पंचायत। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे फिर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, कि आपको पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और फिर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट कर लिया होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया होता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट कंपलसरी प्रोविजन में नहीं आता है। तो अब एक एक करके देखते हैं क्या बातें हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आपका जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे आपका लोकल गवर्नमेंट की जो बात है वो करी गई है, और लोकल गवर्नमेंट में भी आपका जो पंचायत हैं उनकी यहाँ पे बात करी गई है। सो आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे हमारे पास 2 tier सिस्टम था, जहाँ पे सिर्फ आपके 2 हुआ करते थे, एक आपका सेंटर में एक आपका स्टेट में। लेकिन उसके बाद आपका जैसे कि पहला आपका ये 2 tier सिस्टम था, लेकिन 1992 के बाद आपका 3 tier सिस्टम होने लग गया, क्योंकि आपका जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे आपका एक प्रोविज़न बना के ऐड कर दिया गया। और अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके पास चॉइस नहीं है, लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे उनके लिए कंपल्शन है कि उन्हें वो सेटअप करना ही करना है। सो इसमें आप याद रखिएगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था कि पहले से किसी के पास पंचायत वगैरह का सिस्टम नहीं था, स्टेट के पास था, क्योंकि ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट था। इसलिए स्टेट्स की अपनी मर्जी हुआ करती थी कि वो चाहे तो पंचायत का सेटअप कर सकते हैं, आई मीन लोकल गवर्नमेंट का अगर बड़े पर्सपेक्टिव से बोलूँ, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद तो ये एक कंपल्शन बन चुकी है, कंपल्शन हो गई थी कि आपको लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी ही होंगी। सो इसी तरीके से अगर हम इसमें फिर आगे बात करें तो इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस एक्ट के थ्रू ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आपका एक दर्जा मिला। फिर यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स में इनको रखा गया। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 243B जो था, ठीक है, यहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया हर स्टेट के लिए कि उन्हें पंचायत सेटअप करनी है अपनी टेरिटरी में। आपका आर्टिकल 243G जो था, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी पंचायत की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ के बारे में बात करें। उसके बाद पंचायत का टेन्योर फिक्स कर दिया गया 5 साल का। स्टेट इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन की बात यहाँ पे करी गई है। आपको पता होगा अगर आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन जो नेशनल बॉडी है वो आपका जो सेंटर के जो आपके लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं उनको, प्लस आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उसके इलेक्शंस कंडक्ट करती है।
लेकिन जब आप लोकल गवर्नमेंट सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करेगा, वहाँ के जो इलेक्शन होंगे उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर आपका आर्टिकल 243D में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है वुमेन एंड SC ST की। तो आपको पता होगा कि SC ST को रिजर्वेशन के दिया जाता है। वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है। नॉट लेस देन 1/3 यहाँ पे बात करी गई है। अपर लिमिट कुछ नहीं बताई है, बस यहाँ पे बोला गया कि 1/3 से कम तो नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन है। सो अब इन्होंने बोला है कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी सेटअप करना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा, जो पंचायत होती हैं हर 5 साल में इसका सेटअप होना चाहिए। तो अब अगर हम वापस तो जब आपका ये एक्ट बना था, पारित हुआ था, तो इसमें आपके जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके 2 प्रोविज़न रखे गए थे। इसके अंदर 2 चीज़ें थी, एक आपका था कंपल्सरी वाला और एक था आपका वॉलंटरी वाला। ओके, तो कुछ चीज़ें आपकी कंपल्सरी में रखी गई थी। फॉर एग्जांपल आपको पंचायत सेटअप करनी है, ये कंपल्सरी का पार्ट था। 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एक पंचायत में, ये आपका कंपल्सरी था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए हर 5 साल में, ये आपका कंपल्सरी था। अब वॉलंटरी प्रोविजंस उन्होंने कुछ ऐसे रखे, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला था फर्स्ट वाला, कि किस तरीके से जो चेयरपर्सन का इलेक्शन होगा इसको स्टेट लेजिस्लेचर इसका जो मैनर है वो कैसे बताया जाएगा, ये उन्होंने वॉलंटरी रख दिया। देखिए उन्होंने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो ये वॉलंटरी आपका प्रोविज़न हो गया। इसी तरीके से कई और प्रोविज़न थे, एक बार अगर आप इसे अपनी लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो हम एक्स्ट्रा करते ही हैं, 2 क्वेश्चन जो हम एक्स्ट्रा अदर देन दीज 10 क्वेश्चंस। सो आपको यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को पता होगा, वीडियो को पॉज करके सीधे लिख सकते हैं कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी। आपको पता होगा कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो कई कमेटीज़ का सेटअप हुआ था। ओके, तो आपको बस यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने सबसे पहले पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिले इसकी बात करी थी। बस आपको ये बताना है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी कमेटीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो बस आपको उस कमेटी का नाम बताना है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन की पहली बार बात करी थी। ठीक है, उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है आर्टिकल 371A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस स्टेट से डील करता है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी गोवा। सो ये स्पेशल प्रोविजंस जो होते हैं स्टेट के लिए उससे रिगार्डिंग है, ऐसा आपको पता चली गया होगा। बस आपको बताना है कौन से स्टेट से रिलेट करता है। ये आपका UPSC का क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी एक बार का शायद, तो इसीलिए आपका इस तरीके का इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो आई होप आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। जिसका आंसर है ए, विच मीन्स 371A आपका नागालैंड से रिलेट करता है। ओके, इसी तरीके से आपके अलग अलग उसके लिए अलग अलग दिए गए हैं। 371 के अंदर ही आपके सब सेक्शंस बना रखे हैं ABCD ऐसे करके, तो अलग अलग स्टेट्स के दिया गया है। तो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम इसको इतने पे लिमिट रखेंगे कि 371 है नागालैंड से रिलेट करता है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा कि 371 में किसको पावर दी गई है। कई जगह इन्होंने प्रेसिडेंट को पावर दी है, कई जगह इन्होंने गवर्नर को पावर दी है, तो यहाँ पे इसको एक बार क्लियर करिएगा अपना जाके। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो पहला है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप इन 1676। दूसरा है महाराणा प्रताप वॉज द 13th राज, दिस शुड बी राजपूत, दिस इज़ नॉट राजपूत, दिस इज़ राजपूत, तो डेट ही होगा। तो ये बोलते हैं कि महाराणा प्रताप वॉज द 13th राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। आपको करेक्ट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। महाराणा प्रताप आपका न्यूज़ का पार्ट थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी अभी गई है, तो इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ओनली, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कैसे हम ना कई बार फ्लो में गलतियाँ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप इन 1676 सॉरी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हमें ये पता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई है, तो हम कई बार और हमें ये भी पता होता है कई बार कि 70, मानो किसी को एग्जैक्ट ईयर भी पता ना हो, तो 1760s या फिर उसे इतना पता हो कि 70s या 80s के बीच में हुई है आगे का, जो अगर हम दो वर्ड्स को, 2 नंबरों को चेक करें।
तो हम कई बार फ्लो में भूल जाते हैं और हम ना इसे सही कर देंगे। मे बी कई बच्चे इसे सही भी कर दें फ्लो में, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 1676 नहीं है, 1576 है। ऑल दो इन दोनों में 100 साल का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं दिखा जाएगा, लेकिन इतना पास पास भी डिफरेंस आपको कम दिखा जाता है। बट हमें क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ पे बात करी गई है। तो कोई कुछ कैच पॉइंट होते हैं, वो यही कैच पॉइंट होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। बाकी ये 13th राजपूत किंग थे मेवाड़ के, बिल्कुल सही है। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी आपकी, ये आपकी 18 जून 1576 को हुई थी। ओके, और ये महाराणा प्रताप और अकबर की फोर्सेस के बीच में थी। अकबर की जो फोर्स थी यहाँ पे मान सिंह ने उसको लीड किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को बर्थ हुआ, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था, और 29 जनवरी 1597 को इनकी डेथ हुई थी। तो 9 मई को क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज मिंटो, वेयर एज Morley was the Viceroy of India. Indians were given representation in Executive Council of Viceroy for the first time. It introduced separate electorates for the Muslims. And the last one is none of the above. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मतलब जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पॉलिटी में भी जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। सो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है क्लास नोट्स में भी। तो इसका आंसर है ए, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके मिंटो जो थे वो वॉइस रॉय थे और मॉर्ले जो थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने कई रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाए ये और कई चीज़ लेके आए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए ये जो एक्ट था वो बहुत चर्चा में आया था, क्योंकि इसमें आपका सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करे था मुस्लिम्स के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। पहली बार ये हुआ था। दूसरा, इसमें आपको इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दो चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेटिव होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव होता है। तो जो मेन पावर हुआ करती थी वो एग्जीक्यूटिव के पास हुआ करती थी। तो पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव में एंटर करना, इट्स वॉज सच अ बिग डील एट दैट टाइम। सो इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी। और पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये ऊपर नीचे है, मिंटो आपके वाइस रहे थे और मॉर्ले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसके बारे में अगर हम और डिस्कस करें, तो बाकी तो एक्ट से रिलेटेड बात है, तो आप एक बार इसको एनालाइज कर सकते हैं। इस एक्ट के थ्रू हुआ ये था कि जैसे आपको पता है कि इससे पहले आपका 1905 में बंगाल का पार्टीशन आपका अनाउंस हो चुका है। ओके, तो ऑलरेडी जो है रिलीजन के बेस पे क्लैशेस चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स, अब सेपरेट इलेक्टोरेट जो ला रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, तो वो उसने क्या, उस सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया था, इसकी वजह से डिफरेंसेस और होने लगे रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। ओके, और यहाँ पे आपका जो कंट्री जो थी वो दिखने लगा एक तरीके से कि किस लाइन की तरफ जा रही है। फिर उसके साथ ही पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हम इंडियंस को पार्टिसिपेशन मिलने लगा आपका एग्जीक्यूटिव में। ओके, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है, और हम इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम की ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट है। तो आप एक बार इसको खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमने इसका ये एनालिसिस है कि इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से इस एक्ट का क्या क्या असर पड़ा। तो बाकी फिर इसके फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें आपको क्वेश्चन ये बताना है कि जैसे हम बात करें कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो कौन से पहले इंडियन थे जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला। आपको उनका नाम लिखना है बस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से पहले इंडियन थे। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो कृतज्ञ हैकाथन इज रिलेटेड टू, आपको बताना है किससे रिलेट करता है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, फार्म मैकेनाइजेशन। सो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के वन वर्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, विच इज़ आपका फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेट करता है। सो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फाउंड इन, आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है। ऑब्वियसली नेशनल पार्क कहाँ है, तो मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल,
न्यूज़ का पार्ट है, आपको बिल्कुल पता होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, विच मीन्स असम। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वन हॉर्न राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, सो इसलिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट सेपरेट, आपको बताना है किस किस को सेपरेट करती है ये। कॉर्सिका आइलैंड ऑफ फ्रांस एंड सर्डिनिया आइलैंड ऑफ इटली। दूसरा है इंडिया एंड श्रीलंका, तीसरा है यूरोप एंड एशिया, चौथा है नन ऑफ द अबव। सो स्ट्रेट्स में हम जो करते हैं कवर सेक्शन, उसमें ये पार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, इसका आंसर है सी, विच मीन्स आपका यूरोप और एशिया के बीच में ये आपको सेपरेट करता है, यूरोप एशिया को। सो ये आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है एंड दिस इज़ यूरोप एंड दिस इज़ एशिया। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये टर्की है, ये भी टर्की है। टर्की जो है ये आपका दोनों कॉन्टिनेंट में एक्सटेंड होता है, ओके। बट यह जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये आपका यूरोप स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एशिया का पार्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और हो जाता है, सी ऑफ मरमरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप एक बार एटलस पे अपनी पॉइंट कर लीजिएगा। फिर ब्लैक सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है ब्लैक सी। एक बार इसको पॉज करके इसमें आप लोकेशंस देख सकते हैं। सो इसके साथ ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर टेक प्लेस बिटवीन, अब बताना है किन दो देशों के बीच में होती है। इंडिया सिंगापुर, इंडिया रशिया, इंडिया श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। सो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हम जो करते हैं उसमें आपका ये पार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ए, विच इज़ इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है। सो इसके साथ ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा रिलीज्ड बाय, एक रिपोर्ट है असेसमेंट की, असेसमेंट है ये एक तरीके का। तो इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या फिर OECD। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है OECD। ये रिपोर्ट आपकी OECD रिलीज़ करती है। सो इसके साथ ही हमने आज के सेशन के लास्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाकी पिकीज आर नोमैडिक ट्राइब्स बेस्ड लार्जली इन, आपको बताना है कहाँ मिलती हैं ये। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटका। तो न्यूज़ का पार्ट है ये आपका, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो इसका आंसर होगा आपका कर्नाटका। सो बेसिकली आपकी ये रिहेबिलिटेट हुई थी 1970s में, ओके। यहाँ पे, और ये कर्नाटका के एक विलेज में रहते हैं, और क्योंकि राणा महाराणा प्रताप से ये रिलेट करते हैं कहीं ना, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ का पार्ट हो गया था ये। और इसकी कुछ नहीं, तो देखते हैं, तो इसमें आपका इतना ही। सो आज के सेशन के हम एंड पे आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कमेंट किए होंगे, अपने आंसर्स अच्छे से स्कोर किया होगा, और अपने स्कोर्स को टाइप करना, फाइनल स्कोर टाइप करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, get your vaccination done at on time. Thank you so much.